नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त ने की? तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक रहे, वास्तविक संस्थापक जो रहे वो चंद्रगुप्त प्रथम रहे, वास्तविक संस्थापक। लेकिन अगर संस्थापक की बात करें, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो स्थापना की श्रीगुप्त ने। किसने की? श्रीगुप्त ने की। 275 से 300 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, इन्होंने राज किया। इनके पुत्र जो हुए, पुत्र घटोत्कच, इन्होंने 300 से 319 एडी तक शासन किया। 319 एडी तक शासन किया। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि जिनका राज्यारोहण जो हुआ, इनका राज्यारोहण हुआ 319 एडी में। और 319 एडी को जब इनका राज्यारोहण हुआ तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। इसका गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। गुप्त संवत का प्रवर्तन किया इन्होंने। इनकी उपाधि की बात करें तो जो उपाधि इन्होंने धारण की, उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। राज्यारोहण कब हुआ? 319 एडी। उपाधि महाराजा धीराज। विवाह की बात कर लें तो विवाह इनका हुआ जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिनका नाम था कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। गुप्तों को मागध गुप्त कहा जाता है। गुप्तों को मागध गुप्त कहा जाता है। गुप्तों के बारे में कहा जाता है, गुप्त क्या थे? मागध गुप्त थे। इन्हें मागध गुप्त कहकर संबोधित किया जाता था। कहाँ किया जाता था? तो पुराणों में। कहाँ? पुराणों में इन्हें मागध गुप्त कहा गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे महान शासक कौन था? सबसे महान शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल का सबसे महानतम शासक था समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त। इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। विजयों की बात करें तो आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, सीमावर्ती जो राज्य थे उनको आटविक राज्य भी थे। आटविक राज्य, आटविक राज्य। दक्षिणापथ के 12 राज्य और आर्यावर्त के 9 राज्य के राजाओं को इन्होंने पराजित किया और उन्हें अपने अधीन किया। दक्षिणापथ की जो युद्ध नीति थी उसे ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते थे। क्या कहते थे? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते थे। और आर्यावर्त की जो युद्ध नीति थी उसे प्रसभोधरण कहते थे, उसे प्रसभोधरण कहते थे। आर्यावर्त को हम एक और नाम से जानते हैं, कुमारी द्वीप। इसे हम कुमारी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो प्रसभोधरण और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति से इन्होंने दक्षिणापथ और आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया। अभिलेखों की बात करें, इनके अभिलेख जो थे तो एरण का अभिलेख इनसे संबंधित है और प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। आप सभी लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है कौन की है? हरिशेन ने किया। कहाँ पर है? इलाहाबाद में हरिशेन ने किया। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं समुद्रगुप्त से संबंधित, 33 पंक्तियां। और जो हरिशेन थे यह समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक थे।
संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक थे। कौन? हरिशेण थे। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहे हैं तो प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी ये संस्कृत थी, भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, लिपि ब्राह्मी थी, और जो शैली का प्रयोग किया गया तो चंपू शैली में, चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों में है ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम चंपू शैली कहते हैं। कौन सी शैली? चंपू शैली कहते हैं। उपाधियों की बात कर लेते हैं। उपाधि जो समुद्रगुप्त की थी, उपाधि, क्या उपाधि दी गई थी इन्हें? तो धरणीबद्ध, धरणीबद्ध, परम भट्टारक, परम भट्टारक, पृथ्वी व्याभ प्रतिस्थ, पृथ्वी व्याभ प्रतिरथ, यह उपाधि थी। कविराज भी कहा जाता था इन्हें, कविराज, कविराज। लिच्छवी दौहित्र कहा गया इन्हें, लिच्छवी दौहित्र। तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जानते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं लिच्छवी दौहित्र, और यह प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। लिच्छवी दौहित्र प्रशस्ति में कहा गया इन्हें, लिच्छवी दौहित्र। और इन्हें कहा गया क्या? सर्वराजोच्छेता। क्या कहा गया? सर्वराजोच्छेता, सर्वराजोच्छेता कहा गया इन्हें। इन्हें कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। किस अभिलेख में कहा गया? तो एरण में। किसमें? एरण में कहा गया यह बात। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा गया है, प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान इन्हें बताया गया। कहां पर बताया गया? तो एरण अभिलेख में बताया गया, एरण अभिलेख में बताया गया। इनकी तुलना एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना पृथु और राघव से की गई, पृथु और राघव से की गई। तो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे महानतम शासक, है ना। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? विजयादित्य, कविराज, विक्रमादित्य या चक्रवर्ती? तो हम सभी ने अभी देखा कि इन्हें कविराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कविराज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल, या समुद्रगुप्त के काल को, या स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त, या कुमारगुप्त? तो हम सभी जानते हैं कि स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। इनके पिता समुद्रगुप्त रहे, माता दत्त देवी रही, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और उज्जैनी रही। कहाँ रही? उज्जैनी रही, दो राजधानी इनकी रही। उपाधि इनकी थी सकारी, उपाधि इनकी रही सकारी, शकों को पराजित किया इसलिए इनकी उपाधि सकारी रही। विक्रमादित्य की उपाधि रही, विक्रमादित्य की उपाधि रही, विक्रमांक की उपाधि रही, विक्रमांक की उपाधि रही, देवराज की उपाधि रही। इनकी उपाधियां, परम भागवत की उपाधि थी, परम भागवत, यह इनकी उपाधियां हैं। इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न, जिनके नाम कालिदास, कालिदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी, वरामिहिर, वरामिहिर और अमर सिंह, अमर सिंह, क्षपणक और वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, घट पर, घट कर पर, घट कर पर, शंकु और वररुचि, और वररुचि, ये इनके नवरत्न रहे। इनके दरबार में फाह्यान आया, फाह्यान चीनी यात्री, फाह्यान आया,
जिसकी रचना है फूको की। फूको, कहीं कहीं फी क्यों की भी रहता है, तो फूको की इनकी रचना रही। किसकी? फायान की। किसके दरबार में आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपनाम का प्रयोग किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपनाम का प्रयोग किया? विक्रमादित्य का, शंकर गुप्त का, या धनानंद का, या विजयादित्य का? तो हमने अभी देखा चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। तो उपनाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनकी उपाधि रही या उपनाम रहा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान किस प्रकार की मुद्रा का चलन था? गुप्त काल के दौरान किस प्रकार की मुद्रा का चलन था? सोने की मुद्रा का, तांबे की मुद्रा का, या चांदी की मुद्रा का, या कांसे की मुद्रा का? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा, तांबे की मुद्रा और चांदी की मुद्रा तीनों का चलन था। तीनों का चलन था। लेकिन सर्वाधिक कहा जाए, सर्वाधिक मुद्रा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले। सोने के सिक्के को हम दिनार कहते थे, दिनार कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था, काकड़ी कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रूपक या रूपक कहते थे। और एक मुद्रा और चलता था जिसे हम दरब के नाम से जानते थे। किसके नाम से? दरब के नाम से। दरब, इसमें चांदी और तांबे का मिश्रण था, चांदी और तांबे का मिश्रण। तो सभी प्रकार की मुद्राएं चलती थी। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। तो ऑप्शन इसमें आपका ABC सभी सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त ने की, कुमारगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। किसने की? कुमारगुप्त। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की उपाधि इनकी है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य गुप्त, कुलामल चंद गुप्त, कुलामल चंद के नाम से भी जानते हैं इन्हें, है ना। श्री महेंद्र की उपाधि थी इन्हें, इनकी श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र उपाधि थी। तो गुप्त शासकों में सबसे अधिक अगर अभिलेख की बात करें तो सबसे अधिक अभिलेख मिले किसके? कुमारगुप्त के। सबसे अधिक अभिलेख, सबसे अधिक अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हिंदू धर्म को, या सभी धर्म को? तो गुप्त शासकों ने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी धर्मों को। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? हुणों के आक्रमण, आर्थिक संकट, साम्राज्य के भीतर विद्रोह, या प्रशासनिक विफलता? तो पतन का जो मुख्य कारण रहा वो क्या रहा? हुणों का आक्रमण। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, हुणों का आक्रमण। मुख्य कारण क्या रहा? हुणों का आक्रमण। हुण जो थे यह मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, एक बर्बर जाति हुआ करती थी मध्य एशिया की। जिसका पहला आक्रमण हुआ तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। किसके काल में? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में इनका प्रथम आक्रमण हुआ। लेकिन हुणों से लड़ा कौन? पहली बार लड़ा कौन? तो लड़ा कौन? स्कंदगुप्त लड़ा। सबसे पहले कौन लड़ा? स्कंदगुप्त लड़ा। स्कंदगुप्त लड़ा। तो हुणों का आक्रमण मुख्य कारण रहा गुप्त साम्राज्य के पतन का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? अभी हमने देखा समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त।
आप सभी जानते हैं कि पर्याय प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया? कुमार देवी, मुनि देवी, प्रपाश्वरी या धर्मा देवी? या धर्मा देवी। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला किस मंदिर में देखने को मिलती है? गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला किस मंदिर में देखने को मिलती है? महाबोधि मंदिर में देखने को मिलती है, दशावतार मंदिर या सूर्य मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर? तो आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला जो थी वह दशावतार मंदिर देवगढ़, देवगढ़ जो कि ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश। यह जो दशावतार मंदिर है यह विष्णु भगवान की मंदिर है। किसका है? विष्णु भगवान का। किसका? विष्णु भगवान का है। इस मंदिर का द्वार जो है वह पश्चिम दिशा में खुलता है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में है। और शैली जो इस मंदिर को बनाने में प्रयोग की गई है वह है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में यह मंदिर बना हुआ है। दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन साहित्य का प्रमुख लेखक कौन था? गुप्तकालीन साहित्य का प्रमुख लेखक कौन था? कालिदास, वसुमित्र या वराहमिहिर या आर्यभट्ट? तो गुप्तकालीन प्रमुख लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कालिदास। ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही है, कालिदास, कालिदास। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? गुप्त काल में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, आर्यभट्ट या हर्षवर्धन? तो गुप्त काल में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, कालिदास है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किस नाम से प्रसिद्धि पाई? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किस नाम से प्रसिद्धि पाई? महेंद्र, महेंद्रादित्य, सिंहवर्मन या चक्रवर्ती? या चक्रवर्ती। तो कुमार गुप्त की उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रमुखता से प्रचार प्रसार हुआ? गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रमुखता से प्रचार प्रसार हुआ? कबड्डी का, शतरंज का, क्रिकेट का या खो खो का? या खो खो का? किसका हुआ? शतरंज का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शतरंज खेल का प्रमुखता से प्रचार प्रसार हुआ। कहाँ? गुप्त काल में, शतरंज का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक का कार्य क्या था? महादंडनायक, महादंडनायक का क्या कार्य था? न्याय व्यवस्था, सेना का नेतृत्व, राजस्व संग्रहण या व्यापार? तो महादंडनायक का कार्य था न्याय व्यवस्था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, न्याय व्यवस्था। यह न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। क्या थे? न्यायिक अधिकारी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर या बौधायन या ब्रह्मगुप्त? आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल में जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट भी थे और वराहमिहिर भी थे, लेकिन सबसे बड़े जो खगोल शास्त्री थे वह आर्यभट्ट थे, वो आर्यभट्ट थे। वराहमिहिर भी थे खगोल शास्त्री। तो दोनों ऑप्शन सही है आपका, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का अंत किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त साम्राज्य का अंत किसके शासनकाल में हुआ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? या कुमारगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो अंत हुआ वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों पर किसकी छवि अंकित होती है? गुप्तकालीन सिक्कों पर किसकी छवि अंकित होती है? राजा, देवी लक्ष्मी या पशु पक्षी या युद्ध दृश्य? तो गुप्तकालीन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, देवी लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान प्रमुख चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत, चरक,
धर्मंतरी या नागार्जुन? तो गुप्त काल के दौरान जो प्रमुख चिकित्सक थे वह कौन थे? सुश्रुत थे। यह शैल्य चिकित्सक के जनक भी थे। शैल्य चिकित्सक, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ? इलाहाबाद स्तंभ, नालंदा स्तूप या सोमनाथ मंदिर या अजंता गुफाएं? तो समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख हैं एरण और प्रयाग प्रशस्ति। तो विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ है? इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या स्कंदगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो हम सभी ने अभी देखा कि फाहियान जो था वह आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में धातु विज्ञान की कौन सी महत्वपूर्ण खोज हुई? धातु विज्ञान की कौन सी महत्वपूर्ण खोज हुई? लोहे का स्तंभ, स्वर्ण सिक्के, ताम्र सिक्के या कांस्य मूर्तियां? गुप्त काल में धातु विज्ञान की कौन सी महत्वपूर्ण खोज हुई? लोहे का स्तंभ, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, लोहे का स्तंभ, जो कि कहाँ है? महरौली में है, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? गुप्तकालीन राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? जनता की सुरक्षा, न्याय देना, युद्ध करना या धार्मिक कार्य? तो गुप्तकालीन राजा का मुख्य कर्तव्य था जनता की सुरक्षा, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, जनता की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला या उज्जैनी? आप सभी जानते हैं गुप्त काल में शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र था वह नालंदा था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, नालंदा, नालंदा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कला के लिए किस रूप का विशेष विकास हुआ? मूर्ति कला का, चित्रकला का या संगीत का या नाटक का? आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल में मूर्ति कला का विशेष विकास हुआ। हमने भी एक उदाहरण देखा, दशावतार मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस शासक को हूणों के आक्रमण से लड़ना पड़ा? गुप्त काल के किस शासक को हूणों के आक्रमण से लड़ना पड़ा? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? या कुमारगुप्त को? या कुमारगुप्त को? हम सभी जानते हैं कि हूणों का जो आक्रमण हुआ था वह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ, लेकिन जो हूणों से लड़ना पड़ा जिसे पहली बार, वह कौन था? स्कंदगुप्त था। वो कौन था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त। हूणों के आक्रमण से लड़ना पड़ा किसे? स्कंदगुप्त को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।